Good morning, students. Our today's topic is the living world. That is chapter number 1 of your NCERT book. So, first, what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या मेन फीचर हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनमें एबिलिटी है अपने इन्वायरमेंट को जज करने की और उन कुछ चेंज है तो उसको सेंस करने की. कुछ अगर इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको पहचान लेते हैं कि कुछ चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट. सो one can add a few more features like metabolism. What is metabolism? It is a mechanism to break the complex molecules into simpler molecules inside our body. Ability to self-replicate. Self-replicate means inside our body, in the cell, DNA is present. DNA has the ability to replicate. Replicate means form new copy. So in this way, DNA forms new copy and then new cell is formed, which is similar to the existing cell. Self-organize, interact and emerge to this list. Let us try to understand each of these. All living organisms grow. This is the main characteristics of the living. कि living organisms grow करते हैं. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. जब growth होगी तो नंबर भी इंक्रीज होगा उस ऑर्गेनिज्म का, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे और वहाँ पे मास भी उस ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होगा. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. So this is the difference between plant and animals. In the plants, the cells divide throughout their life and they grow continuously. But in animals, the division is up to the cells divide up to certain limit and after that they stop dividing. तो एक पर्सन कुछ लिमिट तक ग्रो करता है और उसके बाद में उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं पूरी लाइफ में और एनिमल्स कुछ टाइम तक ही ग्रो कर पाते हैं. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. एनिमल सेल्स में क्या है, हमारे बाद में कुछ कैपेबिलिटी रहती है, वो लाइफ लॉन्ग कैपेबिलिटी है. किस चीज़ की कैपेबिलिटी? कि अगर कोई पार्ट, कोई सेल लॉस्ट हो गया उसको रीजनरेट करना. जैसे कि इंजर्ड टिश्यू को कहीं पे चोट लग जाए तो उसको स्किन फिर बन जाती है, फिर वो सेल ग्रो कर लेते हैं और उसको इंजर्ड पार्ट को कवर कर लेते हैं. तो ये एबिलिटी लाइफ लॉन्ग रहती है एनिमल्स में. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. बैक्टीरिया, अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये कैसे ग्रो कर रहे हैं? वो जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. वन कैन इजीली ऑब्जर्व दैट दिस इज इन विट्रो कल्चर्स. इन विट्रो मीन्स लेबोरेटरी कंडीशंस में अगर जो हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड द बॉडी, by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. That is, they are not linked with growth हो उसी वक्त reproduce करो, ये नहीं, दोनों अलग अलग हैं. पहले growth होगी और उसके बाद वो organism reproduce करता है. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow. If you take increase in body mass as a criteria for growth. अभी ये डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग में. लिविंग का वेट मास बढ़ता है, ग्रोथ होती है, पर हम कहेंगे नॉन लिविंग का भी तो कई बार इंक्रीज हो जाता है साइज, पर उनमें जो ग्रोथ होगी वो एक्सटर्नल होगी. जैसे कि एक कोई माउंटेन है या सैंड मोल्ड्स हैं, बोल्डर्स हैं,
अगर उनके ऊपर कुछ और डिपॉजिट होता जाएगा तो उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, बट दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहर से हो रही है, उनके अंदर नहीं हो रही। बट जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी इंक्रीज होगा मास का या ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी, इनसाइड द बॉडी होगी, बॉडी के सेल्स ग्रो करेंगे, उनका नंबर इंक्रीज होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक increase in body mass as a criteria for growth. Mountains, boulders, and sand moulds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. ये जो माउंटेन्स वगैरह बढ़ रही हैं, जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर उसका ग्रोथ हो रहा है तो वो सब बाहर से उसके ऊपर कुछ डिपॉजिट्स हो रहे हैं। In living organism, growth is from inside. This is the main difference. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ सब ऑर्गेनिजम्स में जो भी जिसमें भी ग्रोथ है वो लिविंग है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉन लिविंग है पर फिर भी ग्रो कर रहे हैं, जबकि पर उनकी ग्रोथ बाहर से है, इंटरनल नहीं है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is the characteristics of living system. जो growth है वो सिर्फ living organisms का ही एक characteristics है. A dead organism does not grow. Next characteristics है reproduction. Likewise is a characteristics of living organisms. In multicellular organisms, reproduction refer to the production of progeny. What is progeny? Progeny means offsprings, possessing features more or less similar to those of parents. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. Reproduction का मतलब क्या है? जो offsprings produce होंगे उनमें characters parents से मिलते जुलते होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशंस आती हैं क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो काफ़ी हद तक 99% अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशंस के चांसेस कम हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो. फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ asexual spores they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding that we have studied in class 10th also. The way of reproduction in yeast and hydra is budding. A small outgrowth appears on their body that grows and then finally detaches from the body and grows into a complete new individual, that is budding. In planaria, that is a flatworm, we observe true regeneration, that is a fragmented organism regenerates the lost part of the body and becomes a new organism. This regeneration is also a part of reproduction, in which if we cut the organism into many parts, then each part grows into the complete new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses. Protonema means a leafy structure in mosses. All easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in the number of cells. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे ही ग्रोथ होगी उसके उसी टाइम उसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी। वो ग्रो करके ग्रोथ होने के बाद वो सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगा और साथ के साथ ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन हो जाएगी। देयरफॉर फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. मूल्स. मूल कैसे बनता है? अगर हम हॉर्स और डोंकी का क्रॉस करवाते हैं तो म्यूल बनता है। मतलब अगर फीमेल हॉर्स हो और मेल डोंकी हो तो उससे म्यूल प्रोड्यूस होता है. स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये वो लोग हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. हेंस रिप्रोडक्शन also cannot be an inclusive defining characteristics of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. अब लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस एंड नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस. बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते.
वो एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? एक तो म्यूल्स, एक स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। कुछ कपल्स भी हैं जिनमें कुछ अबनॉर्मेलिटी होती है और जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये कपल्स भी, हम ये नहीं कहते वो भी लिविंग में हैं, बट सम एक्सेप्शंस हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सक रहे। सो हम रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं कंसिडर करते। Another characteristic of life is metabolism. All living organisms are made up of chemicals. These chemicals, small or big, belonging to various classes, size, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. Biomolecules means inside the bio means living. सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो हमारी बॉडी में बहुत से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और बहुत से मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है अपनी बॉडी में केमिकल्स की। दीज कन्वर्शंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी मेटाबॉलिज्म भी एक करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि उनमें अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, या चाहे वो मल्टीसेलुलर है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब अपनी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिज्म के अंडर आ रही हैं। Non-living organism exhibit metabolism. So this is the difference between living and non-living. Livings में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in a cell-free system. अब जो कुछ रिएक्शंस जो अपनी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन रिएक्शंस को हम बाहर भी किसी सिस्टम में, लेबोरेटरी में दिखा सकते हैं। सेल फ्री सिस्टम में उनको भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. अब जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर है तो हम उसको लिविंग कंसिडर कर रहे हैं, पर अगर वो आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में है, तो ना तो हम उसको लिविंग कंसिडर करते हैं और ना ही नॉन लिविंग। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, मेटाबॉलिज्म के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। वो हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, वो सब में होता है मेटाबॉलिज्म। Isolated metabolic reactions in vitro not living things but surely living reactions. अगर कुछ रिएक्शन जो लेबोरेटरी कंडीशंस में हो रही है वो रिएक्शन तो लिविंग है, बट उसको हम लिविंग थिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो एक केमिकल के हमने वो केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी कंडीशंस में करवाई है, तो वो रिएक्शन लिविंग है, बट वो कोई टेस्ट ट्यूब या वो रिएक्शन कोई लिविंग में नहीं माना जाएगा। अगर वो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि टेस्ट ट्यूब लिविंग है। वो रिएक्शन लिविंग है, बट जिसमें हो रही है वो लिविंग नहीं है। पर अगर वो सेल के अंदर हो रही है रिएक्शन, तो सेल इज़ लिविंग। तो हमने यहाँ से ये समझा कि अगर कोई भी रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर हो रही है तो वो लिविंग सेल या लिविंग रिएक्शन है, पर अगर वही बाहर लेबोरेटरी कंडीशंस में है तो वो लिविंग रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन लिविंग है, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। Hence, cellular organization of a body is a defining feature of life forms. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli. अब इस पैराग्राफ में है कि कॉन्शियसनेस, हमारी इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। हर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज को सेंस कर लेता है, पहचान लेता है, विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। चाहे वो कोई भी चेंज हो, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने सराउंडिंग में जो भी चेंज होगी उसको सेंस कर लेगा, पहचान लेगा। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। Plant respond to external factors like light, water, temperature. Other organisms
पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स हैं वो भी लिविंग है और वो भी अपने आसपास की सराउंडिंग को जज करके रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर लाइट है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पोल्यूशन है तो उसको भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग में कोई भी चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photo period क्या होता है? Photo means light, period means duration. Photo period होता है कि कितनी देर के लिए सनलाइट आ रही है, उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। कुछ प्लांट्स को कम देर के लिए लाइट चाहिए, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा देर के लिए चाहिए, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स भी होते हैं जिनको लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से फोटो पीरियड भी प्लांट को इफेक्ट कर रही है और एनिमल्स को भी कहीं कर रही है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा अपनी सराउंडिंग्स को जज कर लेता है, सेंस कर लेता है। सिर्फ एक ह्यूमन बींग्स ही हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस तो है ही है, उसके अलावा उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी है कि वो अपने आप की सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, उसको अपने बारे में भी पता है कि मैं क्या सोचना है, मुझे अपने आप को कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को फिजिकली दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, बाकी किसी लिविंग एनिमल में प्रेजेंट नहीं है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं? एक तो मेटाबॉलिज्म हो गया, एक कॉन्शियसनेस हो गया और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो हम इनको कह रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। सो मेटाबॉलिज्म, cellular organization and consciousness are the defining properties of living organism. When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospitals virtually, supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living. अब कुछ कोमा पेशेंट्स भी हैं जो कि कई बार उनका ब्रेन डेड है या हार्ट काम नहीं कर रहा, लंग नहीं कर रहा, वो मशीन्स पे हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं। तो क्या हम उनको डेड कंसिडर करेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे? नहीं, यहाँ पे भी जब तक वो है उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इसलिए हम उनको लिविंग कंडीशन में लाएंगे। उसमें क्या प्रॉपर्टी एक चल रही है, अगर पर्सन कोमा में भी है तब भी उसके सेल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स तो हो रही हैं। तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो मेटाबॉलिज्म है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें सेल्स भी, तो वो कोई प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम उसको भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर करेंगे। चाहे वो पर्सन कोमा में है तब भी हम उसको लिविंग में कंसिडर करेंगे। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. अभी हम देखेंगे जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है, हमने अपनी बॉडी में क्लास 9th में पढ़ा था। पहले तो सेल होते हैं, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं। Many cells combine together to form tissue. Many tissues combine together to form organ. Many organs combine together to form organ system. And in this way body is formed. तो जो सेल ऑर्गेनेली है, हर अपने सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। हर का फंक्शन डिफरेंट है, बट सेल का एक डिफरेंट फंक्शन हो गया। ऑर्गेनेलीज का डिफरेंट फंक्शन है बट सेल का डिफरेंट फंक्शन है। इसी तरह जब सब सेल्स आपस में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बट जब सब सेल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उस टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, पर जब वो इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं तो एक अलग फंक्शन करते हैं। सिमिलरली
Properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecule components comprising the organelle. These interactions result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive sense systems capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organisms on Earth. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material but to varying degree. जो बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, कैसे इवॉल्व हुई, तो इसमें हम सब ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या होगा ये सब स्टडी करेंगे, सारे जेनेटिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.